क्या हो अगर किसी के माता पिता की दी हुई सबसे अच्छी सलाह ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो कामयाबी के जाने पहचाने रास्ते पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। ये वो सलाह है जो हम सबने हमारी पीढ़ियों ने सुनी है। जैसे हमारे बचपन का कोई गीत हो जो एक टेंशन फ्री जिंदगी का वादा करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो वादा आज भी उतना ही पक्का है? और बस यही एक सवाल इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्या हो अगर जिस रास्ते पर चलने के लिए हमें हमेशा से कहा गया वो आज की दुनिया में एक बंद गली बन चुका हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सुरक्षा के बारे में अपनी हर सोच पर दोबारा गौर करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये समझने के लिए कि ये पुरानी सलाह क्यों फेल हो रही है, चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी देखते हैं जिसने सब कुछ बिल्कुल सही किया था। नियमों का पूरी तरह से पालन किया। इस किताब की सह लेखिका। देखे, कागज पर तो वो दोनों कामयाबी की जीती जागती तस्वीर थे। ऑनर्स की डिग्री, एक टॉप की फर्म, भविष्य का बिल्कुल साफ रास्ता। उन्होंने वो जिंदगी बना ली थी जिसका सपना हर कोई देखता है। उन्हें लगा कि वो एकदम सेफ हैं, कि उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है। लेकिन बस एक बातचीत इस सारे भ्रम को तोड़ने वाली थी। और वो जो बातचीत थी वो कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, बल्कि स्कूल के बाद की एक आम सी शाम थी, वैसी ही जैसी लाखों घरों में होती है। और ये बदलाव आया सबसे अनअपेक्षित जगह से, उनके अपने बेटे से। जरा उस सीन को सोचिए। उनका बेटा होमवर्क पर झुका हुआ और पूरी तरह से बोर हो चुका। उसके माता पिता के लिए ये एक जानी पहचानी झुंझुलाहट थी। लेकिन इसके बाद जो बहस हुई वो बिल्कुल भी आम नहीं थी। वही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सोचिए उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई की अहमियत पर जोर दिया हो, उनके लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। ये सिर्फ एक टीनेजर का गुस्सा नहीं था, ये उनके पूरे विश्वास पर एक सीधा हमला था कि दुनिया चलती कैसे है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनका बेटा आलसी नहीं था, वो एक नई सच्चाई देख रहा था। उसने दुनिया को देखा और पाया कि वो पुरानी गारंटी कि एक डिग्री से एक सुरक्षित अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल ही जाएगी, अब गायब हो रही थी। तो ये बातचीत एक तरह का वेकअप कॉल थी। लेखिका को एहसास हुआ कि वो अपने बच्चों को पैसे के बारे में वो सब सिखाने के लिए स्कूल सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकती जो उन्हें असल में जानना चाहिए। और एक बेहतर रास्ते की उनकी तलाश उन्हें कुछ बिल्कुल ही अलग चीज तक ले गई। अपनी खोज में उन्हें रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक निवेशक का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट मिला। ये कोई और किताब या बोरिंग लेक्चर नहीं था। ये कैश फ्लो नाम का एक बोर्ड गेम था जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी पैसे की समझ इस तरह से सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था जैसे स्कूल कभी नहीं सिखा सकते। इस गेम ने उन्हें एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो एक डरावने कॉन्सेप्ट से मिलवाया, द रैट रेस। ये वो कभी न खत्म होने वाला पहिया है जिस पर कई पढ़े लिखे मेहनती लोग खुद को पाते हैं। एक ही जगह पर बने रहने के लिए बस और तेजी से भागते रहते हैं, बिल और कर्ज में फंसे हुए। और असल में ये चक्र कुछ ऐसे काम करता है। इसकी शुरुआत उसी जानी पहचानी सलाह से होती है। अच्छे ग्रेड लाओ, इससे नौकरी मिलती है जिससे ज्यादा पैसा आता है। लेकिन फिर क्या होता है? लाइफस्टाइल बढ़ जाती है। एक बड़ा घर, एक बेहतर कार, और अचानक होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में इंसान फंस जाता है, जो उसे और भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसा शानदार जाल है जिसमें ज्यादातर लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वो फंस चुके हैं। तो इस जाल से कैसे बचें? इसका जवाब किताब के सबसे अहम और पावरफुल आइडिया में छिपा है। दो अलग अलग मानसिकताएं जिन्हें दो पिताओं के किरदारों के जरिए समझाया गया है। अब इस गहरे फर्क को समझने के लिए चलिए बिजनेस की दुनिया की एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे वो दो बिल्कुल उल्टे नतीजे पैदा करती है। जरा इस बारे में सोचिए। एक कंपनी अपनी लागत कम करने के लिए डाउन साइजिंग करती है, यानी लोगों को नौकरी से निकालती है। कर्मचारियों के लिए ये एक तबाही है, उनकी नौकरी चली जाती है। लेकिन मालिकों और निवेशकों के लिए उनके स्टॉक की कीमत अक्सर बढ़ जाती है, वो और अमीर हो जाते हैं। एक ही घटना से एक विनर बनता है और एक लूजर, और फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप सिस्टम में कहां खड़े हैं। और यहीं पर दो पिताओं का पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है। रॉबर्ट कियोसाकी के एक अपने पिता थे जो एक उच्च शिक्षित सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनका एक मेंटर भी था, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जो एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने उन्हें अपना पुअर डैड और रिच डैड कहा। अब देखिए ये टकराव कैसे दिखता है।
एक पिता सुरक्षा और नौकरी पर ध्यान देने को कहते हैं, जबकि दूसरे पिता संपत्ति बनाने और मालिक बनने पर जोर देते हैं। एक कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं तो दूसरे उस सीढ़ी का मालिक बनना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? साफ है कि पुराना खेल अब खत्म हो चुका है। आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए हमें नियमों के एक नए सेट के साथ खेलना शुरू करना होगा। असल दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि हमारा स्कूल सिस्टम एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया था जो अब है ही नहीं। ये हमें अच्छे कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन ये सिखाने में पूरी तरह से फेल हो जाता है कि पैसा असल में काम कैसे करता है। ये हमारी शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी है। और ये हमें कियोसाकी के सबसे चौंकाने वाले और शायद सबसे जरूरी बयान तक ले आता है। ये सदियों की पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये एक चेतावनी है कि सुरक्षित पक्की नौकरी के आइडिया से चिपके रहना ही आज का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। और इसलिए हम इस बेहद जरूरी सवाल के साथ रह जाते हैं, अगर पुराने नियम टूट चुके हैं तो फिर फाइनेंशियल कामयाबी के नए नियम क्या हैं? और इससे भी जरूरी बात यह है कि हम अगली पीढ़ी को इस नई दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि कामयाब होने के लिए कैसे तैयार करें? कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र भर जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी पैसों के लिए परेशान रहते हैं, और कुछ दूसरे लोग हैं जो कम उम्र में ही अच्छी खासी दौलत बना लेते हैं? इसका जवाब पता है, अक्सर उनकी डिग्री या सैलरी में नहीं होता, बल्कि उनकी सोच में छिपा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड इसी सोच के फर्क की कहानी है। तो चलिए उन बुनियादी आइडियाज की गहराई में उतरते हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों के लिए पैसों के मायने ही बदल दिए। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक दमदार और सच कहूँ तो थोड़ी हैरान करने वाली लाइन से। ये एक वाक्य हमें सीधा उस कश्मकश में ले जाता है जिसने लेखक की पूरी जिंदगी और उनकी पैसों को लेकर समझ को एक नया आकार दिया। तो ये दो पिता थे कौन? एक थे उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अब जरा इस फर्क पर नजर डालिए। एक तरफ एक जीनियस पीएचडी किए हुए पिता जो सरकार के लिए एक बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरी तरफ एक ऐसे पिता जिन्होंने 8वीं के बाद स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। कमाल की बात यह है कि दोनों कमाते अच्छा थे, पर आखिर में नतीजा इतना अलग क्यों? यही वो सवाल है जो इस किताब की असली नींव है। इसका जवाब उनकी सैलरी में नहीं था, फर्क था उनकी सोच में, पैसों को लेकर उनके नजरिए में। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अंतर नहीं था, बल्कि ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीके थे। सुनने में ये छोटा सा फर्क लगता है ना? पर ये बहुत बड़ा है। पहला वाक्य, मैं यह नहीं खरीद सकता, एक फुल स्टॉप की तरह है। ये दिमाग को सोचने से रोक देता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं मानसिक आलस्य है। लेकिन दूसरा सवाल, मैं यह कैसे खरीद सकता हूँ, ये दिमाग के लिए एक दरवाजा खोलता है। ये उसे काम पर लगाता है, नए नए आइडिया सोचने पर मजबूर करता है। ये बिल्कुल दिमाग की कसरत की तरह है जो उसे हर रोज और मजबूत बनाती है। यहाँ एक और गहरा फर्क साफ दिखता है। गरीब डैड की दुनिया सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती थी, एक सेफ नौकरी, एक फिक्स्ड सैलरी, ये एक कर्मचारी वाली मानसिकता है। वहीं रिच डैड की दुनिया आजादी के बारे में थी, यानी संपत्ति बनाना, ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए पैसा कमाए। ये एक मालिक और एक निवेशक की मानसिकता है। अब ये वो बात है जो ज्यादातर लोगों को चौंका देती है। रिच डैड ने एक बहुत आसान सा नियम सिखाया, संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। हर महीने घर का लोन, टैक्स और मेंटेनेंस का खर्च, ये सब आपकी जेब से पैसा निकालता है। इसलिए ये एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। असली संपत्ति तो वो है जो किराया या मुनाफा लाए। ये टेबल दिखाती है कि उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक के लिए परिवार एक जिम्मेदारी थी जो उन्हें अमीर बनने से रोक रही थी। दूसरे के लिए वही परिवार अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी प्रेरणा थी। एक के लिए जोखिम से बचना सबसे जरूरी था, तो दूसरे के लिए जोखिम को मैनेज करना सीखना। ये सिर्फ राय नहीं थी, ये वो गहरे विश्वास थे जिनके आधार पर वो अपनी जिंदगी के हर दिन के फैसले लेते थे। अब जरा सोचिए, एक बच्चा इन दो मजबूत विचारधाराओं के बीच में खड़ा है।
एक तरफ उसके अपने पिता का प्यार और उनकी सिखाई हुई सुरक्षित दुनिया है, दूसरी तरफ उसके दोस्त के पिता की बिल्कुल अलग, थोड़ी जोखिम भरी लेकिन बेहद आकर्षक दुनिया। उसे एक रास्ता चुनना था और ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस मुश्किल चुनाव का जिक्र करते हुए लेखक एक बहुत ही खूबसूरत कविता का सहारा लेते हैं जो उनके इस फैसले के दर्द और उसके महत्व को बखूबी दर्शाती है। इन लाइनों में लेखक का दर्द और संकल्प दोनों छिपे हैं। उन्होंने वो रास्ता चुना जो समाज की नजर में थोड़ा अजीब था, जिस पर कम लोग चाहे थे। उन्होंने अपने पढ़े लिखे पिता की सलाह के खिलाफ जाकर अपने रिच डैड की बातों पर भरोसा करने का फैसला किया और जैसा कि कविता कहती है, उसी एक फैसले से सारा फर्क पड़ा। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानती हैं क्या है? उन्होंने ये फैसला सिर्फ 9 साल की उम्र में लिया था। सोचकर देखिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और कहानियों की दुनिया में खोए रहते हैं, उस उम्र में वो अपनी आर्थिक किस्मत का सबसे बड़ा फैसला ले रहे थे। तो इस एक व्यक्तिगत कहानी से हम उस सबसे बड़े सबक पर आते हैं जो ये किताब हमें सिखाती है। देखिए, ये सिर्फ लेखक की कहानी नहीं है, ये हम सब पर लागू होने वाला एक सिद्धांत है। यही वो वजह है कि एक डॉक्टर या एक वकील जो अपने काम में तो माहिर हैं, फिर भी पैसों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल हमें पेशेवर स्किल सिखाते हैं, एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाते हैं, लेकिन वे हमें पैसों के स्किल्स नहीं सिखाते, यानी पैसों को मैनेज करना नहीं सिखाते। ये शिक्षा हमें घर से मिलती है और ज्यादातर घरों में हमें गरीब डैड वाली मानसिकता ही सिखाई जाती है। तो वित्तीय शिक्षा का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है पैसे की भाषा को समझना, ये जानना कि संपत्ति कैसे बनाई जाती है, निवेश कैसे काम करता है और टैक्स के नियमों का फायदा अपने हक में कैसे उठाया जाता है। यही वो ज्ञान है जो आपको पैसे का गुलाम बनाने के बजाय उसका मालिक बनाता है। ये रिच डैड का सबसे बड़ा मंत्र था और यही वित्तीय शिक्षा का असली लक्ष्य भी है। एक ऐसी सिचुएशन बनाना जहां आपकी संपत्ति आपके लिए इतनी इनकम पैदा करे कि आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। संपत्ति, निवेश, ये सब तो बाद में आते हैं। दौलत का असली शुरुआती बिंदु कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है। ये फर्क शानदार ढंग से दिखाता है कि हमारी सोच ही कैसे हमारी हकीकत बन जाती है। गरीब डैड भी मानते थे कि वो कभी अमीर नहीं बनेंगे और उनकी ये सोच एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी एक आत्म भविष्यवाणी बन गई। रिच डैड भले ही कभी कभी कंगाल हो जाते थे, मतलब उनके पास कैश की कमी हो जाती थी, लेकिन वो हमेशा खुद को एक अमीर आदमी ही मानते थे। उनके लिए कंगाली एक अस्थायी स्थिति थी, लेकिन अमीरी उनकी पहचान थी और यही पहचान उन्हें हमेशा वापसी करने की ताकत देती थी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि सब कुछ हमारे चुनाव से ही शुरू होता है। हम हर दिन ये चुनते हैं कि हम किस तरह की सोच को अपनाएंगे। यही मानसिकता वो नींव है जिस पर रिच डैड के आगे के 6 प्रैक्टिकल सबक टिके हैं जो हमें संपत्ति बनाने के असल तरीके सिखाते हैं। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, जब पैसों की बात आती है तो हमारे दिमाग में किसकी आवाज़ गूंजती है? क्या वो डर और सुरक्षा की आवाज़ है या फिर मौकों और आज़ादी की, रिच डैड की या पुअर डैड की? क्योंकि हम जिसकी भी आवाज़ सुनेंगे वही हमारा आर्थिक भविष्य तय करेगी। क्या होगा अगर अमीर बनने का सबसे बड़ा राज पैसे के लिए काम करना बंद कर देना हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज 2 दोस्तों की बचपन की एक कहानी से समझते हैं कि आखिर अमीर लोग पैसे के बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो शायद बाकी दुनिया से छिपा हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है एक 9 साल के बच्चे के साथ। उसे एक बीच पार्टी में नहीं बुलाया गया और वजह थी कि वो एक गरीब बच्चा था। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं थी, ये वो एक पल था जिसने उस बच्चे के अंदर अमीर बनने का तरीका जानने की एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। तो फिर क्या था? अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, पैसे बनाने का। और उनका आइडिया बड़ा क्रिएटिव था पर थोड़ा गैर कानूनी भी। वो पुराने टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघलाकर नकली सिक्के बना रहे थे। ये सब तब तक चला जब तक कि उसके पिता ने आकर उन्हें प्यार से समझाया कि वो असल में क्या कर रहे थे। यहीं पर कहानी में 2 अलग-अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं, यानी 2 पिताओं की सोच। एक तरफ थे उसके पढ़े लिखे गरीब पिता
जो हमेशा कहते बेटा खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी सेफ नौकरी मिल सके, और दूसरी तरफ थे उसके दोस्त के अमीर पिता जो एक बिजनेसमैन थे। उनका मंत्र था नौकरी मत ढूंढो, ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये सिर्फ सलाह का फर्क नहीं था, ये जिंदगी देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। तो सलाह लेने के लिए ये दोनों लड़के अपने अमीर पिता के पास गए। शायद वो सोच रहे थे कि कोई लंबा चौड़ा लेक्चर मिलेगा या कोई आसान सा जवाब, पर उन्हें जो मिला वो कुछ और ही था, एक ऐसा प्रैक्टिकल ऑफर जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अमीर पिता का प्रस्ताव एकदम सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, देखो मैं सिखाऊंगा पर क्लासरूम की तरह नहीं, तुम मेरे लिए काम करोगे और काम करते करते ही सीखोगे, कोई बहस नहीं। या तो ये प्रस्ताव लो या छोड़ दो। जिंदगी का पहला और असली सबक यहीं से शुरू हो गया था। और काम हर शनिवार पूरे 3 घंटे की मेहनत, और उसके बदले में क्या मिल रहा था? सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। उस जमाने के हिसाब से भी ये एक मजाक ही था, पर उन्हें क्या पता था कि ये कम पगार ही उनके सबसे बड़े सबक की पहली सीढ़ी थी। उनका काम था एक दुकान में धूल से भरे डिब्बों की सफाई करना, बहुत ही बोरिंग और थका देने वाला काम। और जब हफ्ते के आखिर में हाथ में सिर्फ 30 सेंट्स आते तो उन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि उन्हें कुछ सिखाया नहीं जा रहा बल्कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। वो एक जाल में फंस गए थे। और बस 4 हफ्तों के बाद सब्र का बांध टूट गया। लड़के को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो नौकरी छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। वो गुस्से में अमीर पिता से लड़ने चला गया, ये सोचकर कि वो उन्हें सबक सिखाएगा। पर असल में यही वो पल था जिसका अमीर पिता इंतजार कर रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ उनका पहला और सबसे जरूरी सबक, चूहा दौड़ यानी द रैट रेस। अमीर पिता ने उन्हें समझाया कि उनका सिखाने का तरीका किताबी नहीं है, असली सबक तो पहले दिन से ही चल रहा था। अमीर पिता की एक बड़ी गहरी फिलॉसफी थी। वो कहते थे जिंदगी तुमसे बात नहीं करती, वो बस तुम्हें धक्के देती है। उनका मानना था कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर धक्का असल में एक मौका होता है। यह जिंदगी का तरीका है कहने का, अरे जागो, यहाँ कुछ सीखने के लिए है। तो जिंदगी के इन धक्कों से जो सबसे बड़ा सबक सीखना था वो इस सवाल में छिपा है, आखिर ये चूहा दौड़ है क्या चीज? ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस दौड़ते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो फंसे हुए हैं। अमीर पिता के मुताबिक चूहा दौड़ एक कभी न खत्म होने वाला पैटर्न है। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ और अगले दिन फिर से वही करो। और इस पूरे चक्र को चलाती हैं सिर्फ 2 बहुत ताकतवर भावनाएं, एक पैसे ना होने का डर और दूसरा ज्यादा पैसों से नई नई चीजें खरीदने की इच्छा या कह लें लालच। देखिए ये चक्र काम कैसे करता है। सबसे पहले पैसे की कमी का डर किसी को भी काम करने पर मजबूर करता है। फिर जब सैलरी आती है तो इच्छाएं जाग जाती हैं और खर्चे बढ़ जाते हैं, एक नया फोन, एक बड़ी गाड़ी। लेकिन बहुत जल्द पैसे फिर से खत्म हो जाते हैं और डर वापस आ जाता है, और यही डर फिर से काम पर भेजता है। और सबसे बड़ी गलती, लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मिलने से ये चक्र टूट जाएगा। नहीं, असल में उससे तो बस चूहे का पिंजरा और बड़ा हो जाता है। तो इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अमीर पिता के हिसाब से इसका जवाब है अपनी भावनाओं यानी इमोशंस पर काबू पाना। उन्होंने लड़कों को एक आखिरी टेस्ट में डाला, उन्हें मुफ्त में काम करने को कहा ताकि वो पैसे और डर के बीच का कनेक्शन तोड़ सकें। पहले उन्होंने $1 प्रति घंटे का ऑफर दिया। जरा सोचिए, एक 9 साल के बच्चे के लिए ये कितना बड़ा लालच होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और दिमाग चिल्ला रहा था, हाँ बोल दे। लेकिन अमीर पिता यही नहीं रुके, उन्होंने ऑफर को और भी टेम्पटिंग बना दिया, $2 प्रति घंटा। अब तो इस ऑफर को मना करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ये उसकी पुरानी कमाई से 20 गुना ज्यादा था। और आखिर में उन्होंने एक ऐसा ऑफर दिया जो सुनने में ही मजाक लगे, $5 प्रति घंटा। 1956 में ये इतनी बड़ी रकम थी कि ये सच हो ही नहीं सकती थी। और पता है क्या हुआ? इसी बेतुके ऑफर ने भावनाओं के जादू को तोड़ दिया। लालच की जगह दिमाग में शांति आ गई और लड़के का दिमाग फिर से साफ साफ सोचने लगा। और जैसे ही उन्होंने खुद को सैलरी की जरूरत से आजाद किया, एक कमाल की चीज हुई। अब वो नौकरी के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया को एक नए नजरिए से देख रहे थे। उनकी आंखें अब नौकरी नहीं बल्कि मौके तलाश रही थी।
और उन्हें मौका मिला भी। उन्होंने देखा कि एक कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर बची हुई पर बिल्कुल सही हालत वाली कॉमिक्स को फेंक रहा था। जहां बाकी दुनिया को सिर्फ कचरा दिख रहा था, उन्हें एक सुनहरा मौका नजर आया। यह है उनका सिंपल लेकिन शानदार बिजनेस मॉडल। देखिए ये कैसे काम करता था। पहला, संपत्ति यानी एसेट। उन्होंने फेंकी हुई कॉमिक्स मुफ्त में उठाई। दूसरा, सिस्टम। उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई और बच्चों से 10 सेंट एडमिशन फीस लेना शुरू किया और काम के लिए एक लाइब्रेरियन भी रख ली। और नतीजा, हर हफ्ते लगभग $9.5 की पैसिव इनकम, यानी ऐसा पैसा जो बिना उनके वहां रहे भी आ रहा था। सबसे जरूरी बात, उनका पैसा अब उनके लिए काम कर रहा था। और ये हमें इस कहानी के सबसे अहम और आखिरी सबक पर वापस लाता है। ये वो एक सोच है जो अमीर और बाकी लोगों में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। गरीब और मिडिल क्लास अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर नौकरी एक लंबी समस्या का छोटा सा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, तो जब कोई तनख्वाह की तलाश बंद कर देता है, तो कौन कौन से नए अवसर दिखाई देने लगते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि पैसा कमाना और दौलत बनाना भाई एक ही तो बात है ना? पर असल में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और आज हम यही जानेंगे कि इस छोटे से फर्क को समझना ही असली दौलत बनाने की चाबी कैसे है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात है करीब 100 साल पुरानी। साल था 1923। शिकागो का एजवाटर बीच होटल। सोचिए, एक कमरे में उस वक्त के सबसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं। स्टील की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हिटनी और दुनिया के सबसे बड़े सट्टेबाजों में से एक जेसी लिवरमोर। उस कमरे में इतनी दौलत थी कि अमेरिका की पूरी ट्रेजरी से भी ज्यादा। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ 25 साल बाद क्या हुआ? कहानी पूरी तरह पलट गई। चार्ल्स श्वाब कंगाल होकर मरे, व्हिटनी जेल से छूटे थे, लिवरमोर ने खुदकुशी कर ली और सैमुअल इंसूल एक अनजान देश में गरीबी में मरे। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब ये वो लोग थे जिन्हें पैसा बनाना आता था, जो अपने खेल के माहिर थे, तो फिर वो अपना सब कुछ गवा कैसे बैठे? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। तो उन बड़े बड़े उद्योगपतियों की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है, और वही है हमारे आज के विश्लेषण का पहला हिस्सा कि भाई कोई कितना कमाता है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसमें से कितना रख पाता है। और ऐसा मत सोचिए कि ये कोई 100 साल पुरानी बात है। अरे ये कहानियां तो आज भी हमारे चारों तरफ है। सोचिए उन लॉटरी विजेताओं के बारे में जो कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू हुए थे, या उन बड़े बड़े एथलीट्स के बारे में जो लाखों करोड़ों कमाते हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद दिवालिया हो जाते। एक 29 साल का बास्केटबॉल प्लेयर जिसने करोड़ों डॉलर कमाए आज कहाँ है? एक कार वॉश पर काम कर रहा है, पैसा आया और हवा हो गया। तो इन सारी कहानियों में, चाहे वो 1923 के अरबपति हो या आज के करोड़पति एथलीट, एक बात कॉमन है। प्रॉब्लम पैसे की थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी पैसे की समझ की। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, वित्तीय समझ के बिना पैसा जल्द ही चला जाता है। अच्छा, तो अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी और कॉमन है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या उतना ही मुश्किल होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही है हमारा अगला हिस्सा, दौलतमंद बनने का बस एक सिंपल सा नियम। तो ये रहा वो नियम, दौलत बनाने का आप कह सकते हैं पूरा निचोड़। नियम नंबर 1, किसी को एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी, इन दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए और बस एसेट्स खरीदने हैं, बस। सुनने में ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए दौलत का सारा राज इसी एक लाइन में छिपा है। और इस नियम की असली पावर पता है कहाँ है? इस एक विचार में। अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज जमा करते हैं और उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। बस यही वो एक फर्क है जो अमीर को और अमीर बनाता है और बाकियों को पैसे के लिए संघर्ष करने पर मजबूर करता है। तो चलिए अब इन दो शब्दों को, एसेट और लायबिलिटी, को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पैसे के आने और जाने की, कैश फ्लो की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। सबसे पहले एसेट क्या है? बहुत सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले, बस इसका काम है पैसा लाना। और इसकी ठीक उल्टा लायबिलिटी, वो कोई भी चीज जो जेब से पैसा बाहर निकाले, इसका काम है पैसा ले जाना। अब जरा पैसे के बहाव को समझिए, मतलब कैश फ्लो को।
एक एसेट जो है वो पैसे की एक नदी आपकी तरफ बहाता है। ये इनकम जनरेट करता है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक लाइबिलिटी क्या करती है, वो खर्चे पैदा करती है। वो आपकी जेब से पैसे की नदी बाहर की तरफ बहाती है, पैसा आपसे दूर जा रहा है। सीधी सी बात है, एक आपको अमीर बना रहा है, दूसरा आपको गरीब। और ये टेबल देखिए, ये इस फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग नौकरी से पैसा कमाते हैं और उसे सीधे अपने खर्चों और देनदारियों पर उड़ा देते हैं, जैसे लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल। जबकि अमीर लोग वो अपने एसेट से पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। मतलब उनकी एसेट्स ही उनके लिए और पैसा कमा कर लाती हैं। एसेट और लायबिलिटी के इसी फर्क को न समझ पाना, यही वो वजह है जिससे ज्यादातर लोग एक ऐसे वित्तीय जाल में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे कहते हैं रैट रेस या चूहे की दौड़। जरा एक आम मेहनती कपल की कहानी सोचिए। उनकी इनकम बढ़ती है, उन्हें लगता है वाह, अब अपने सपनों का घर खरीदने का टाइम आ गया है। लेकिन जैसे ही वो घर खरीदते हैं, बूम, उनका दायदारियों वाला कॉलम भर जाता है। होम लोन, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस। अब इन सब बिलों को चुकाने के लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर और ज्यादा इनकम होती है तो वो सोचते हैं चलो एक बड़ी कार ले लेते हैं, और देनदारियां और बढ़ जाती हैं। ज्यादा कमाई, ज्यादा खर्चे, और वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। और इस दौड़ को और भी मुश्किल बनाने वाली एक और चीज है, जानते हैं क्या? ज्यादातर लोगों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा उनका घर या कार नहीं, बल्कि टैक्स होता है। जैसे जैसे उनकी मेहनत की कमाई बढ़ती है, सरकार को जाने वाला टैक्स का हिस्सा भी बढ़ता जाता है और इस दौड़ से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस चूहे की दौड़ से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब छिपा है एक मजबूत नींव बनाने में, और यही है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। अच्छा, दो तरह की बिल्डिंग्स की कल्पना कीजिए। एक तरफ है विशाल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जमीन में बहुत गहरी, बहुत ही ज्यादा मजबूत नींव खोदनी पड़ती है। और दूसरी तरफ एक नॉर्मल सा घर, जिसके लिए बस 6 इंच की कंक्रीट की एक परत ही काफी होती है। अब असली दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में प्रॉब्लम पता है क्या है? ज्यादातर लोग दौलत की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी नींव सिर्फ उसी 6 इंच की कंक्रीट जितनी होती है। उनकी फाइनेंशियल समझ, उनका ज्ञान बहुत कमजोर होता है, जो बड़ी दौलत का बोझ उठा ही नहीं सकता। और फिर नतीजा क्या होता है? इमारत ढह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे 1923 के उन अरबपतियों की ढह गई थी। तो फिर ये मजबूत नींव है क्या? ये पैसे की ईंटों से नहीं बनती, ये बनती है ज्ञान से। फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा ही वो गहरी और मजबूत नींव है। जैसा कि कहा भी गया है, सबसे बड़ी दौलत तो शिक्षा ही है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी अपनी वित्तीय समझ एक गगनचुंबी इमारत की नींव जैसी मजबूत है, या बस उस 6 इंच की कंक्रीट की परत जितनी? क्योंकि अंत में नींव की मजबूती ही ये तय करेगी कि दौलत की इमारत कितनी ऊंची जाएगी। नमस्कार और स्वागत है। आज हम पैसे बनाने के एक ऐसे सीक्रेट पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। ये एक ऐसा आइडिया है जो दौलत बनाने के पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। सोचिए, साल था 1974 और दुनिया की सबसे बड़ी बर्गर चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक कुछ MBA स्टूडेंट से पूछते हैं, मेरा बिजनेस क्या है? अब पहली नजर में तो इसका जवाब बिल्कुल साफ लगता है ना? और हुआ भी वही जो आप सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स हंस पड़े। उन्हें लगा ये कैसा मजाक है। एक ने तो बोल ही दिया, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, सब जानते हैं कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। और ये था वो जवाब जिसने वहां बैठे हर किसी को एकदम चौंका दिया। रे क्रोक ने कहा कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना है ही नहीं, उनका बिजनेस है रियल एस्टेट। पर इसका मतलब क्या था? तो देखिए, असली खेल ये था कि रे क्रॉक का ध्यान कभी सिर्फ बर्गर पर था ही नहीं। उनका असली गेम था हर फ्रेंचाइजी के नीचे की कीमती जमीन। मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा सिंगल ओनर है। मतलब वो बर्गर बेचकर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कमर्शियल प्लॉट्स के मालिक बनकर पैसा कमाते हैं।
रे क्रॉक की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि किसी के पेशे यानी प्रोफेशन और उसके असली बिजनेस में क्या फर्क होता है। एक ऐसा फर्क जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रोफेशन वो है जो कोई इंसान रोजाना करता है, जैसे कि एक बैंकर होना, लेकिन उसका बिजनेस वो है जिसका वो मालिक है, जैसे कि बैंक का मालिक होना। प्रोफेशन से इनकम आती है, सही है, लेकिन बिजनेस ऐसी संपत्ति यानी ऐसे एसेट्स बनाता है जो खुद ब खुद इनकम पैदा करते हैं। ज्यादातर लोगों को स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पकड़ो और अच्छी सैलरी कमाओ। मतलब सारा का सारा ध्यान इनकम स्टेटमेंट पर होता है। लेकिन अमीर लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो अपनी संपत्ति यानी अपने एसेट कॉलम पर फोकस करते हैं। वो ऐसी चीजें बनाते या खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, भले ही वो उस वक्त खुद काम कर रहे हों या नहीं। और होता क्या है कि ज्यादातर लोग बस अपनी सैलरी बढ़ाने के जाल में फंस जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि असली खेल तो संपत्ति यानी एसेट्स बनाने का है। ये बातें सुनी सुनी सी लगती हैं, है ना? काश सैलरी बढ़ जाए, या एक प्रमोशन मिल जाता तो अच्छा होता, या चलो कोई दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं। ये सारे विचार सिर्फ इनकम पर टिके हैं। ये लोगों को और ज्यादा मेहनत करने के लिए तो कहते हैं, पर ऐसी संपत्ति बनाने के लिए नहीं जो उनके लिए मेहनत करे। और ये एक बहुत गहरी बात है। जब कोई सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देता है तो असल में वो अपनी कंपनी के मालिक के लिए, सरकार के लिए और बैंक के लिए काम कर रहा होता है। वो अपना खुद का बिजनेस नहीं देख रहा होता। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका हल है अपना एसेट कॉलम यानी अपनी संपत्ति का खाना बनाना। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक असली संपत्ति, एक रियल एसेट आखिर होता क्या है। ये सिर्फ कोई महंगी चीज नहीं है, सीधा सा हिसाब है। ये कुछ ऐसा है जो जेब में पैसा डालता है, जेब से पैसा निकालता नहीं। तो असली एसेट्स होते कैसे हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी खरीद सकता है या बना सकता है और जो वक्त के साथ उसके लिए पैसा कमाएंगी। यही है असली बिजनेस। और हाँ, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि क्या चीज एसेट नहीं है, भले ही वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। जैसे कि एक नई कार, महंगे कपड़े या शौक की चीजें, ये असल में देनदारियां यानी लायबिलिटीज होती हैं। ये जेब से पैसा निकालती हैं और इनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है एक नई नवेली गाड़ी। जिस पल कोई नई कार शोरूम से बाहर निकालता है, उसी पल उसकी कीमत लगभग 25% तक गिर जाती है। ये एक असली संपत्ति का ठीक उल्टा है। तो जब कोई अपना एसेट कॉलम बनाने पर फोकस करता है तो उसका असली इनाम क्या होता है? चलिए देखते हैं कि अमीर लोग महंगी चीजें यानी लग्जरीज कैसे खरीदते हैं। यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क आता है। मिडिल क्लास अक्सर अमीर दिखने के लिए क्रेडिट पर यानी उधार पर महंगी चीजें खरीदता है और इससे वो कर्ज में और भी ज्यादा डूब जाता है। देखिए, कोई भी महंगी चीज खरीदने के दो रास्ते होते हैं। पहला है कर्ज का रास्ता, जो एक जाल है, और दूसरा है संपत्ति का रास्ता। अमीर लोग पहले एक एसेट बनाते हैं, जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी या एक स्टॉक पोर्टफोलियो जो पैसा कमाना शुरू कर दे, और फिर उस कमाए हुए पैसे से अपनी पसंदीदा कार या छुट्टी खरीदते हैं। तो असल में एक सच्ची लग्जरी सिर्फ एक महंगी चीज नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि आपने कामयाबी से एक एसेट बनाया है। वो एक इनाम है, कोई बोझ नहीं। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है। हर कोई हर दिन कड़ी मेहनत करता है, लेकिन सवाल ये है कि वो मेहनत अपनी संपत्ति बनाने में लग रही है या किसी और की। यही वो सवाल है जो किसी की भी फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा तय कर सकता है। चलिए आज बात करते हैं दौलत, टैक्स और अमीरों के एक ऐसे सीक्रेट की जो आमतौर पर छुपा रहता है। देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो शायद आपको चौंका दे। ये शब्द हैं उस अमीर डैड के जो एक जानी मानी कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस कहानी को ही पकड़ते हैं जिसे हम सब सच मानते आए हैं, रॉबिन हुड का मिथा। हाँ, तो हम सब ने ये कहानी तो सुनी ही है, अमीरों से टैक्स लो और गरीबों में बांट दो। सुनने में कितना सही लगता है ना? लेकिन इस किताब के मुताबिक मजे की बात यह है कि इसी सोच की वजह से सबसे ज्यादा बोझ पता है किस पर पड़ा? मिडिल क्लास पर। अब सवाल यह है कि ऐसा
हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा, टैक्स के इतिहास में। पता है, ये जो परमानेंट इनकम टैक्स है ना, ये कोई हजारों साल पुरानी चीज नहीं है। पहले तो टैक्स बस तभी लगते थे जब कोई बड़ी जरूरत आन पड़ती थी, जैसे कि कोई जंग लड़नी हो। तो देखिए, 18वीं और 19वीं सदी में टैक्स सिर्फ कुछ समय के लिए लगाए जाते थे, खासकर जब युद्ध जैसी कोई इमरजेंसी होती थी। लेकिन फिर 1874 में इंग्लैंड में और 1913 में अमेरिका में ये एक परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए एक नियम बन गया। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे मजेदार ट्विस्ट। आम जनता को ये आइडिया कैसे बेचा गया, ये कहकर कि अरे ये टैक्स तो सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए है, और बस इसी बात पर लोग मान गए और इसका सपोर्ट किया और ये कानून बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ? सरकार को और पैसे की जरूरत पड़ने लगी। तो अब अमीरों ने क्या किया? उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? चलिए देखते हैं। किताब के हिसाब से सरकार का खर्चा तो भाई बढ़ता ही गया, और जब ज्यादा पैसा चाहिए था तो टैक्स का दायरा भी बढ़ाना पड़ा। तो वो अमीरों से बढ़कर धीरे धीरे मिडिल क्लास और फिर गरीबों तक पहुंच गया। और यहीं पर हमें पैसे को लेकर दो एकदम अलग अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है सरकारी सोच, जहां सफलता का मतलब है ज्यादा खर्च करना, ज्यादा लोगों को नौकरी देना। दूसरी तरफ है एक बिजनेस वाले की सोच, जहां सफलता का मतलब है कम से कम खर्च करना और काम को ज्यादा कुशलता से करना। तो क्या अमीरों ने इसे मान लिया? बिल्कुल नहीं। वो चुपचाप बैठकर ज्यादा टैक्स देने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खेल के नियमों को समझा और अपने पैसे को बचाने के लिए कानूनी रास्ते ढूंढ निकाले। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े राज पर, वो एक टूल जिसका इस्तेमाल अमीर लोग अपनी दौलत को बचाने और बढ़ाने के लिए करते हैं। कॉर्पोरेशन। ये शब्द सुनकर लगता है कि कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, है ना? पर किताब के मुताबिक ऐसा नहीं है। ये बस कुछ कानूनी कागजात का एक फोल्डर है। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, बस एक कानूनी ढांचा जो एक ढाल की तरह काम करता है। अब यहां पैसे के फ्लो को देखिए। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक नौकरी करने वाला इंसान पहले पैसा कमाता है, फिर उस पर सरकार को टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन कॉर्पोरेशन के साथ कहानी उल्टी है। वो पहले पैसा कमाती है, फिर अपने सारे खर्चे करती है और आखिर में जो बच जाता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है। देखा, यही छोटा सा फर्क सारा खेल बदल देता है। तो इसके फायदे क्या क्या है? सबसे पहले तो खर्चे टैक्स देने से पहले के पैसे से होते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स की दर भी अक्सर कम होती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस के किसी भी कानूनी पचड़े से बचा कर रखती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, फाइनेंशियल नॉलेज की ताकत। तो इस किताब के हिसाब से फाइनेंशियल आईक्यू या इंटेलिजेंस 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, अकाउंटिंग, मतलब नंबर्स की भाषा को समझना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने का हुनर। तीसरा, मार्केट को समझना, मतलब सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल। और चौथा, कानून की समझ, यानी टैक्स के फायदे और कॉर्पोरेशन की सुरक्षा के बारे में जानना। और आखिर में अमीर डैड का ये एक सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देता है। पारंपरिक सोच कहती है कि कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ो, लेकिन वो पूछते हैं सिर्फ सीढ़ी चढ़ना ही क्यों, उस सीढ़ी के मालिक क्यों न बने? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या असली ताकत पैसा है या फिर पैसे का ज्ञान? क्या इस पूरे सिस्टम को समझना ही उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर। सोचिए, हमारा भविष्य कैसा हो सकता है? असल में हमारे सामने 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम कुछ नया बनाते हैं या फिर हम हालात का शिकार बन जाते हैं। आइए आज इसी को समझते हैं 2 अलग अलग कहानियों से जो हमें पैसों के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो बात है एक ही रात की, 2 लोग और उनकी कहानियां, जमीन आसमान का फर्क। इससे पता चलता है कि असली खेल तो नजरिए का है, कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। तो एक तरफ तो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सोचिए, टेलीफोन का आविष्कार करके वो एक पूरे की पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर रहे थे। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक 45 साल का मैनेजर था जिसकी नौकरी अभी अभी गई थी और वो गिड़गिड़ा रहा था बस अपना नया घर बचाने के लिए। मतलब एक तरफ उम्मीद की एक नई दुनिया और दूसरी तरफ पूरी बेबसी। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्क क्यों? क्या ये बस किस्मत का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल लड़ाई तो बाहर दुनिया से है ही नहीं,
वो तो हम सबके अंदर चल रही है। सच तो ये है कि हम सब में कमाल की काबिलियत छुपी होती है, एक जीनियस होता है, पर एक चीज है जो उसे बाहर नहीं आने देती, और वो है खुद पर शक। मसला जानकारी की कमी का नहीं है, मसला है हिम्मत की कमी का। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। असल दुनिया में ना होशियार लोग नहीं बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज के ग्रेड्स एक हद तक ही काम आते हैं, उसके बाद तो कुछ और ही चाहिए होता है। अब इसे आप कुछ भी कह लीजिए, हिम्मत, जिगरा, दुस्साहस, असल में यही वो चीज है जो किसी का भविष्य तय करती है, डिग्रियां नहीं। देखिए, स्मार्ट होना तो जरूरी है, पर साहसी होना वो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो बात ये है कि किसी के पास पैसों का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर डर उसे कदम उठाने से रोक रहा है तो वो सारा ज्ञान सच कहूं तो बेकार है। जो असली जीनियस है ना, वो इसी डर को अपनी हिम्मत में बदल देता है। और पता है, आज के जमाने में इस तरह सोचना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि दौलत बनाने के जो पुराने नियम थे ना, वो अब पूरी तरह बदल चुके हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? पुराने विचारों से, पुराने तरीकों से चिपके रहना। जो तरीका कल तक किसी की सबसे बड़ी ताकत था, हो सकता है आज वही उसकी सबसे बड़ी देनदारी मतलब लायबिलिटी बन जाए, क्योंकि कल अब जा चुका है। अगर हम देखें तो दौलत का मतलब हमेशा से बदलता रहा है। सोचिए, लगभग 300 साल पहले जिसके पास जमीन थी वही अमीर था। फिर आया औद्योगिक युग, तब कारखाने और प्रोडक्शन ही दौलत थे। और आज का दौर है जानकारी का। जिसके पास सही समय पर सही जानकारी है, असली दौलत उसी के पास है। और जानकारी की ये जो नई दौलत है ना, ये तो रोशनी की रफ्तार से चलती है। इसे कोई सरहद, कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि बदलाव अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और नाटकीय है। इससे मौके तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो लोग इस रफ्तार के साथ नहीं चल पाते, उनके लिए खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी पैसों से जुड़ी आदतों को समझे तो समझे कैसे? खैर, इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक बोर्ड गेम है जिसका नाम है कैश फ्लो, और ये गेम ना बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है। हाँ, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक आईना है। ये गेम खेलने वाले को तुरंत फीडबैक देता है कि उसकी पैसों को लेकर आदतें कैसी हैं, वो असल में क्या सोचता है। चलिए एक महिला की कहानी से समझते हैं जिसने ये गेम खेला था। तो खेल में उस महिला को एक कार्ड मिला जिस पर लिखा था डू डैड। अब ये डू डैड क्या भला है? देखिए, डू डैड का मतलब है कोई ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए एक नाव, जो खरीदने पर लगती तो एक संपत्ति जैसी है, पर असल में वो होती नहीं, बल्कि वो तो जेब से लगातार पैसे निकलवाती रहती है, मतलब कैश फ्लो को बिगाड़ती है। उस महिला के लिए तो ये खेल जैसे एक बुरा सपना बन गया। पहले तो उससे वो डू डैड नाव वाला कार्ड मिला, जिससे उसका कैश फ्लो गड़बड़ा गया। फिर वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के हिसाब किताब में ही उलझ कर रह गई। और तो और गेम में उसकी नौकरी भी चली गई और एक बच्चा होने से खर्चे और बढ़ गए। बस वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने कहा, ये गेम तो बिल्कुल बकवास है, और अपने पैसे वापस मांगने लगी। लेकिन असल में उसका गुस्सा खेल पर नहीं था, वो खुद से नाराज थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी में उसके पास कोई असली संपत्ति तो थी ही नहीं, थे तो बस ढेर सारे डू डैड्स। वो गेम असल में उसे उसकी जिंदगी का आईना दिखा रहा था। और ये कहानी हमें सबसे जरूरी सबक की ओर ले जाती है। आखिर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का, उसे विकसित करने का असली मकसद है क्या? तो असली सवाल यही है, कोई अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने की जहमत उठाए ही क्यों? क्यों ये सब सीखना है? और जवाब बहुत ही सीधा और सरल है। सिर्फ इसलिए ताकि हमारे पास ज्यादा विकल्प हों, ज्यादा ऑप्शंस हों। बात सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की नहीं है, बात है अपनी मर्जी से चुनाव करने की आजादी की। इसको ऐसे समझिए, कैश फ्लो गेम में जो लोग चूहा दौड़ से, मतलब रोजमर्रा के खर्चों के चक्कर से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं, वो कौन होते हैं? वो जो नंबरों को समझते हैं, जिनका दिमाग पैसों को लेकर क्रिएटिव है और जो मौकों को पहचानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि उसका करना क्या है, और वो वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। और यही तो असल जिंदगी का भी सच है। तो इस खेल का असली मकसद
और सच कहूँ तो फाइनेंशियल लिटरेसी का भी असली मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों को सोचना सिखाना, ताकि वो खुद के लिए नए नए फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। ये सब कुछ रचनात्मकता और बदलते वक्त के साथ ढलने के बारे में है। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है। उस बोर्ड गेम की तरह ही हमारी जिंदगी भी हमें लगातार फीडबैक देती रहती है, हमारे पैसों के बारे में, हमारी आदतों के बारे में, हमारे फैसलों के बारे में। दुनिया हमें सब कुछ बता रही है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हम सुन रहे हैं। क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने टैलेंटेड होने के बावजूद पैसों के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे सिर्फ कमाने की जगह सीखने पर ध्यान देना किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार लेकिन जिसका बैंक अकाउंट लगभग खाली है, और जब एक कामयाब लेखक उसे करियर की सलाह देता है तो वो सलाह सुनने के बजाय नाराज हो जाती है। ये सिंगापुर की एक पत्रकार की सच्ची कहानी है और उसकी जो प्रतिक्रिया थी वही आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। देखिए, उसके लिए सेल्स पर्सन बनना अपनी कला का अपमान करने जैसा था। उसे लगता था, भाई मेरे पास मास्टर डिग्री है, मेरी प्रतिभा ही काफी है सफलता के लिए। ये आइडिया ही उसे घिनौना लगा कि उसे अपनी कला को बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नजर में सेल्स के लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तब उस लेखक ने उसके नोटपैड पर बस दो चीजें लिखीं, एक तरफ सबसे अच्छी लेखिका और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा बिकने वाली लेखिका, और उन्होंने समझाया कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये देखने में तो एक छोटा सा बदलाव था, पर यकीन मानिए इसने उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। तो उस पत्रकार की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है, आखिर क्यों टैलेंटेड लोग अक्सर आर्थिक रूप से पीछे रह जाते हैं? और इसका जवाब वो एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत में छुपा है। एक बहुत मशहूर बिजनेस कंसल्टेंट की एक बात है, वे महान धन से सिर्फ एक कौशल दूर हैं। जरा सोचिए, किसी की प्रतिभा और उसकी चुरांतिक सफलता के बीच बस एक और स्किल, एक और हुनर का फासला हो सकता है। सवाल यह है कि क्या वो एक हुनर सीखने की तैयारी है? इसे कहते हैं सिनर्जी स्किल्स। पता है ये कैसा है? ये बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों की तरह है। अकाउंटिंग पैसों का हिसाब रखना सिखाती है, इन्वेस्ट उसे बढ़ाना सिखाता है, मार्केटिंग आपके काम को लोगों तक पहुंचाती है, और कानून आपकी रक्षा करता है। और जब ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो बनती है एक ऐसी मजबूत वित्तीय शक्ति जिसे कोई हिला नहीं सकता। हमारे स्कूल कॉलेज हमें क्या सिखाते हैं? यही कि किसी एक चीज में माहिर बन जाओ, एकदम स्पेशलिस्ट। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का असली राज बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने में छिपा हो? लेखक के मेंटोर ने बिल्कुल यही सलाह दी थी, स्पेशलिस्ट बनने के बजाय एक जनरलिस्ट बनो। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या ये असल में काम करती हैं? तो चलिए खुद लेखक के करियर पर ही एक नजर डालते हैं, जो इस सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत है। उन्होंने हर नौकरी को एक मिशन की तरह देखा। स्टैंडर्ड ऑयल में उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस के दांव पेंच सीखे, मरीन कॉर्प्स ने उन्हें एक लीडर बनाया, और फिर जेरोक्स में उन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया, सेल्स का, बेचने का। हर एक कदम, भले ही उसमें सैलरी कम क्यों ना हो, उन्हें एक नए कीमती स्किल से लैस कर रहा था। तो ये असल में दो अलग अलग रास्तों की कहानी है। एक रास्ता था जॉब सिक्योरिटी का, नौकरी की सुरक्षा का, जो उनके पढ़े लिखे पिता ने चुना, और दूसरा रास्ता था सीखने का, लगातार सीखने का, जो उनके अमीर पिता ने सिखाया। और लेखक ने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अब एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन इतना गहरा है कि वो सोच को बदल सकता है। इससे पता चलेगा कि क्यों सिर्फ टैलेंटेड होना ही काफी नहीं होता। एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बना सकता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ बिल्कुल, और शायद वो सही भी हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन बना कैसे? जवाब बर्गर में नहीं है, जवाब है सिस्टम में। वो दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाते, वो बर्गर बेचने का दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम बनाते हैं। और यही है वो बहुत बड़ा फर्क। और यहीं से एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। ये दुनिया टैलेंटेड लेकिन गरीब लोगों से भरी पड़ी है। वो लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने हुनर, अपने हैमबर्गर को बेहतर बनाने में लगा देते हैं, पर ये कभी नहीं सीखते कि उसे दुनिया तक पहुंचाया कैसे जाए। और नतीजा, उनका वो कमाल का हुनर अक्सर उन्हीं के साथ रह जाता है। तो सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? ये सिर्फ एक दिलचस्प आइडिया नहीं है,
ये असल में एक जाल से बाहर निकलने का नक्शा है, एक ऐसा जाल जिसमें हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं रैट रेस या चूहा दौड़। जानते हैं ये क्या है? एक पहिए पर बस दौड़ते रहना, खूब पसीना बहाना, पर पहुंचना कहीं नहीं। बस बिल चुकाने के लिए काम करना और फिर जो और बिल आते हैं उन्हें चुकाने के लिए और ज्यादा काम करना। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। फिल्म जेरी मैगवायर का एक फेमस डायलॉग है। एक किरदार कहता है, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन बस 3 महीने में मेरा प्रमोशन होने वाला है। बस यही वो सोच है, यही वो मानसिकता है जो लोगों को उस चूहा दौड़ में फंसाए रखती है। एक छोटे से प्रमोशन के लालच में अपनी आजादी का सौदा कर लेना। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्या ये पता है कि आज के दौर में लगभग 50% कर्मचारियों के पास कोई पेंशन प्लान नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए उस चूहा दौड़ में फंसे रह सकते हैं। इसलिए अब शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। तो कुल मिला के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है शॉर्ट टर्म फायदे और सैलरी का, जो आखिर में एक जाल साबित होता है, और दूसरा रास्ता है सीखने का, जो लंबे समय में सच्ची वित्तीय आजादी की तरफ ले जाता है। और चुनाव हमें ही करना है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अगला वो कौन सा स्किल है जिसे सीखा जाए, जो हमें हमारे सपनों के एक कदम और करीब ले जाएगा? क्योंकि असली वित्तीय आजादी का सफर आज इसी एक सवाल से शुरू होता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे बना लेते हैं, जबकि दूसरे लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और अपनी सोई हुई फाइनेंशियल समझ को जगाने के कुछ जरूरी कदमों पर नजर डालेंगे। सोना हर जगह है, ज्यादातर लोगों को इसे देखने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस सोच की नींव है कि पैसा कमाने का मौका असल में एक नजरिया है, एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि अवसर हैं या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे अपनी भीतरी प्रतिभा को जगाने की, अपनी असली मोटिवेशन खोजने की, अपने आसपास के लोगों और प्रभावों को सोच समझकर चुनने की, पैसे के फॉर्मूले में महारत हासिल करने की, और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा सबसे पहले खुद को भुगतान करने की। तो सबसे पहली बात, हम सबके अंदर ना पैसा बनाने की एक समझ सोई हुई है, बिल्कुल एक सोए हुए जायंट की तरह, जिसे बस जगाने की देर है। तो ये वित्तीय प्रतिभा या फाइनेंशियल जीनियस है क्या? देखिए, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि मौकों को पहचानने और बनाने की एक नेचुरल क्षमता है। लेकिन ये सोई क्यों रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें पैसे के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं सिखाया कि पैसे को हमारे लिए काम पर कैसे लगाया जाए। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये काफी चौंकाने वाले हैं। लगभग 90% लोग उसी पुराने रास्ते पर चलते हैं, नौकरी ढूंढो और पैसे के लिए काम करो। और सिर्फ 10% लोग इस सोच से बाहर निकलकर कुछ अलग करने की हिम्मत कर पाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये सोई हुई हालत कितनी आम है। तो सवाल उठता है, इस सोई हुई प्रतिभा को जगाएं कैसे? इसका पहला कदम है एक बहुत ही शक्तिशाली पर्सनल कारण खोजना, एक ऐसी वजह जो हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और मजेदार बात यह है कि एक मजबूत मकसद सिर्फ चाहतों से नहीं बनता, बल्कि उन चीजों से भी बनता है जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये दोनों का एक गहरा भावनात्मक मिश्रण है। जैसे कि कोई नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करे, उसकी जगह क्या चाहिए? अपने समय पर नियंत्रण, दुनिया घूमने की आजादी, और ये कि पैसा हमारे लिए काम करे। यही जो भावनाएं हैं ना, यही असली प्रेरणा बनती हैं। तो क्या होता है जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं, और वे आएंगी जरूर, तब यही भावनात्मक वजह होती हैं जो हमें हार मानने नहीं देती। बिना किसी मजबूत कारण के कोई भी काम बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। अच्छा, जब मोटिवेशन मिल जाता है तो अगला स्टेप क्या है? सही ज्ञान हासिल करना और खुद को सही लोगों के बीच रखना। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। स्क्रीन पर इस रकम को देखिए, $385। शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, है ना? असल में ये एक 3 दिवसीय रियल एस्टेट सेमिनार की फीस थी। यहाँ पर लेखक ने इस पैसे को कहीं और खर्च करने के बजाय अपने शिक्षा में, अपने सीखने में निवेश करने का फैसला किया। और उस छोटे से निवेश का नतीजा $2 मिलियन से भी ज्यादा। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। खुद पर किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, हमेशा।
ज्ञान हासिल करने का एक और तरीका है सही दोस्त चुनना। अपने अमीर दोस्तों से पैसे नहीं बल्कि उनका ज्ञान मांगे। आप ध्यान देंगे कि जिनके पास पैसा है वे पैसे के बारे में बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों से बचें जो हमेशा कहते हैं कि बाजार गिरने वाला है। समझदार निवेशक भीड़ से अलग चलते हैं। अब जब हमारे पास मोटिवेशन भी है और ज्ञान भी, तो हमें चाहिए एक फॉर्मूला, एक रेसिपी। पैसा बनाना भी ना बिल्कुल खाना पकाने जैसा है। इसके लिए एक साफ स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया बहुत सीधी है। पहले एक फॉर्मूला सीखें, फिर उस ज्ञान को अनुशासन के साथ लागू करें। तीसरा, तब तक अभ्यास करें जब तक आप उसमें माहिर ना हो जाएं। और आखिर में, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है, हमेशा एक बेहतर और तेज फॉर्मूले की तलाश में रहें। देखिए, आज की दुनिया में आप क्या जानते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। अब हम आते हैं सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम पर। यह है आत्म अनुशासन में, यानी सेल्फ डिसिप्लिन में महारत हासिल करना। ये देखिए, ये ज्यादातर लोगों के पैसे संभालने का तरीका है। आय आती है और सीधे बिल और खर्चों में चली जाती है, और महीने के अंत में संपत्ति बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब इसकी तुलना इससे कीजिए। यहाँ एक जबरदस्त बदलाव है। आय आती है, लेकिन खर्चों में जाने से पहले उसका एक हिस्सा सबसे पहले संपत्ति वाले कॉलम में जाता है। ये प्राथमिकता में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक पूरी सोच है। व्यक्तिगत आत्म अनुशासन की कमी ही अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच नंबर 1 अंतर करने वाला कारक है। इस पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। जिन लोगों में यह अनुशासन नहीं होता, वो वित्तीय दबाव नहीं झेल पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। ये खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता ही है जो बाकियों से अलग करती है। तो इन सब बातों के बाद एक ही सवाल बचता है। अगर ये मान लें कि वित्तीय प्रतिभा अब जाग चुकी है, तो अगला कदम क्या होगा? ये एक सोचने वाला सवाल है जो हमें सिर्फ सीखने से आगे बढ़कर कुछ करने की ओर ले जाता है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। वो ये कि जब ज्यादातर लोगों को पता होता है कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें रोक देती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब अमीर बनने का रास्ता तो लगभग सबको पता है, फिर भी ज्यादातर लोग उस पर चल क्यों नहीं पाते? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और उन असली वजहों को समझते हैं जो किसी को भी रोक सकती हैं। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर दौलत बनाने के रास्ते में रुकावट क्या है। फिर हम डर और शक, इन दो सबसे बड़े दुश्मनों की बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि जीतने वालों की सोच, उनकी मानसिकता इन सबसे अलग कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उस पहली और सबसे बड़ी रुकावट की जो अक्सर पढ़े लिखे और समझदार लोगों को भी अमीर बनने से रोक देती है। तो इसकी 5 मुख्य वजह बताई जाती हैं: डर, शक, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। वैसे तो ये सभी बहुत जरूरी हैं, पर जो पहली दो है ना, डर और शक, बस यही वो बुनियाद हैं जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। इसीलिए आज हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं दो पर रखने वाले हैं। तो सबसे पहली रुकावट है डर। देखिए, पैसा खोने का डर तो हर किसी को होता है, मुझे, आपको, सबको। तो सवाल ये नहीं है कि डर लगता है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि उस डर के साथ कोई करता क्या है। और यहीं पर मानसिकता का सारा खेल समझ में आता है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो हारने से बचने के लिए खेलते हैं, उनका पूरा ध्यान इस पर होता है कि कहीं कुछ खो ना दे। और दूसरी तरफ अमीर सोच वाले लोग होते हैं जो जीतने के लिए खेलते हैं। वो डर का सामना करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नुकसान तो इस खेल का हिस्सा है। तो फिर इस डर का सबसे आसान इलाज क्या है? जवाब बहुत सीधा है, जल्दी शुरू करना। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है, समय उतना ही उसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। इसी को तो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं, जहां पैसा खुद अपने लिए और पैसा कमाता है और वक्त के साथ साथ रिस्क भी कम होता जाता है। एक अंदाजा लगाइए कि मैनहट्टन आइलैंड को खरीदने के लिए जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट की गई थी वो कितनी थी? बस $24। अब जरा सोचिए,
अगर वो $24 बस 8% के रेट से इन्वेस्ट कर दिए गए होते तो आज उनकी कीमत क्या होती? $28 ट्रिलियन। जी हाँ, $28 ट्रिलियन। ये कोई जादू नहीं है, ये है कंपाउंडिंग की ताकत। यही वो पावर है जो वक्त के साथ साथ बड़े से बड़े डर को भी छोटा बना देती है। लेकिन हाँ, जल्दी शुरू करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, है ना? और यहीं पर डर का असली इलाज छिपा है, और वो है नाकामी या फेलियर के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदल देना। और इसको समझने के लिए टेक्सन एटीट्यूड से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। एक महान क्वार्टरबैक हुए हैं फ्रैंक टारकेंटन। उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही थी, जीतने का मतलब है हारने से न डरना। बस ये एक लाइन उस पूरी सोच को बता देती है जो डर पर काबू पाने के लिए चाहिए होती है। टेक्सास में कहानी बहुत मशहूर है, आलामो की। अब देखिए, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी मिलिट्री हार थी, एक ट्रेजेडी थी, लेकिन टेक्सास के लोगों ने इस हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उल्टा उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। उनका नारा था रिमेंबर दी आलामो, यानी अलामो को याद रखो। और इस एक नारे ने उनकी सबसे बड़ी हार को जीत की सबसे बड़ी प्रेरणा में बदल दिया। तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, फेलियर विनर्स को इंस्पायर करता है और लूजर्स को हरा देता है। बस यही वो एक फर्क है जो जीतने वालों को बाकी सबसे अलग बनाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी रुकावट की, और वो है संशयवाद या सिनिसिज्म। ये हमारे अंदर का वो चिकन लिटिल है। पता है वो कहानी जो हमेशा चिल्लाता रहता है, अरे आसमान गिर रहा है, सब खत्म होने वाला है। इस सिनिसिज्म को आप एक शोर की तरह समझ सकते हैं। ये शोर कहां से आता है? कुछ हमारे अंदर से, वो आवाज जो कहती है अरे ये काम नहीं करेगा, और कुछ बाहर से, दोस्तों, परिवार वालों, यहां तक कि मीडिया से भी। और ये शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हमें डराकर एक जगह पर ही रोक देता है। हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। हुआ ये कि 1992 में एक शख्स ने एक बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एक पड़ोसी के कहने पर वो सौदे से पीछे हट गया। और मजे की बात ये कि वो पड़ोसी खुद कोई इन्वेस्टर नहीं था। नतीजा, 3 साल बाद उसी प्रॉपर्टी की कीमत डबल से भी ज्यादा हो गई। मतलब दूसरों का शक या सिनिसिज्म कितना महंगा पड़ सकता है, इसका ये एक सीधा साधा उदाहरण है। तो फिर इस सिनिसिज्म का इलाज क्या है? इसका तोड़ क्या है? इसका इलाज है सिर्फ बुराई करने या क्रिटिसाइज करने वाली सोच को छोड़कर चीजों को एनालाइज करने वाली, यानी विश्लेषण करने वाली सोच अपनाना। एक लाइन है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, सिनिक्स क्रिटिसाइज करते हैं और विनर्स एनालाइज करते हैं। यानी शक करने वाले सिर्फ कमियां निकालते हैं और जीतने वाले विश्लेषण करते हैं। देखिए, जब कोई सिर्फ आलोचना करता है तो वो अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लेता है, लेकिन जो विश्लेषण करता है वो नए दरवाजे खोलता है और उससे वो मौके नजर आते हैं जो बाकी किसी को नहीं देखते। चलिए इसे एक टॉयलेट प्रॉब्लम वाले उदाहरण से समझते हैं। जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो एक सिनिक या शक करने वाला इंसान क्या कहता है? अरे यार, मुझे कौन टॉयलेट ठीक करवाएगा, और बस उसकी सोच वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन एक विनर भी यही सोचता है, हाँ मुझे भी टॉयलेट तो ठीक नहीं करने। लेकिन उसका अगला सवाल होता है, तो फिर मैं बिना टॉयलेट ठीक किए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूं? और जवाब अपने आप सामने आ जाता है, एक अच्छा प्रॉपर्टी मैनेजर हायर कर लो। एक और मिसाल देखते हैं। 2 दोस्त हैं, दोनों देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। जो सिनिक दोस्त है वो सिर्फ चिंता करता है, शिकायत करता है बस। लेकिन जो दूसरा दोस्त है जो विनर वाली सोच रखता है, वो उस जानकारी को एनालाइज करता है। वो एक तेल कंपनी के कुछ सस्ते शेयर खरीद लेता है। नतीजा क्या होता है? सिनिक दोस्त तो बस शिकायत ही करता रह जाता है और दूसरा दोस्त उस शोर को ही मुनाफे में बदल देता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, एटीट्यूड। पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये टेक्निकल स्किल से कहीं ज्यादा एक माइंड गेम है, एक एटीट्यूड का खेल है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि अपना एसेट कॉलम बनाने के लिए कोई मैथ्स जीनियस होने की जरूरत नहीं है। ये खेल दिमाग से ज्यादा हिम्मत का है, जिगरे का है। इसमें बस 3 चीजें चाहिए, हिम्मत, सब्र और फेलियर को लेकर एक जबरदस्त एटीट्यूड। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जब नाकामी हाथ लगती है तो कोई क्या करता है? क्या वो हार मानकर कमजोर पड़ जाता है या फिर उसे जीतने की एक और वजह बना लेता है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब ही सबकी अपनी अपनी मंजिल तय करेगा। तो क्या फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ सोचने से मिलती है या फिर कुछ करने से? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ सोचते रहने के बजाय एक्शन लेने वाली सोच अपनाई जा सकती है, एक ऐसी सोच जो हर जगह मौके ढूंढती है।
एक बहुत मशहूर कहावत है कि पागलपन का मतलब है एक ही काम बार बार करना और ये उम्मीद करना कि नतीजा कुछ अलग होगा। मतलब अगर जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे तो उन्हें बदलने का टाइम आ गया है ना। तो इस सफर में हम 6 कदम आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करेंगे सोचने से एक्शन लेने तक, फिर नया ज्ञान हासिल करने और मौके बनाने की कला सीखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अवसरों को कैसे पहचाना जाए, एक असल जिंदगी का उदाहरण देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारे अपने फैसलों में कितनी ताकत है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, सोच से एक्शन तक का सफर। आखिर एक्शन लेना सिर्फ सोचते रहने से बेहतर क्यों है, चलिए समझते हैं। दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ हैं जो बस करना चाहते हैं, सोचते नहीं, और दूसरे वो जो सोचते तो बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। लेकिन असली कामयाबी वो तो इन दोनों के बीच में है, जब नए आइडियाज के साथ तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। ठीक है, तो एक्शन लेने का मन तो बना लिया, पर अब अगला कदम क्या है? वो है सही नॉलेज हासिल करना। अमीर बनने के लिए सिर्फ पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा, नई जानकारी खोजनी ही होगी। तो सवाल ये है कि कामयाबी के ये नए फॉर्मूले मिलेंगे कहां? इसके लिए ना 3 बहुत ही असरदार तरीके हैं। पहला, ऐसी किताबें पढ़िए जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। दूसरा, एक ऐसा मेंटोर ढूंढिए जो ये सब पहले कर चुका हो। और तीसरा, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए क्लासेस और सेमिनार्स अटेंड कीजिए। यही तरीके हैं जो किताबी ज्ञान को असली दुनिया के अनुभव में बदलते हैं। यहां एक मजेदार किस्सा है। राइटर को अपना मेंटोर एक टैक्स ऑफिस में मिला, और जानते हैं क्या? सिर्फ एक लंच पर उस मेंटोर ने उन्हें 16% टैक्स लीन में इन्वेस्ट करने का पूरा तरीका सिखा दिया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक अनुभवी इंसान की सलाह घंटों की रिसर्च से कहीं ज्यादा कीमती हो सकती है। अच्छा, तो नॉलेज तो आ गई, अब बारी है उसे असल दुनिया में इस्तेमाल करने की, मतलब एक्शन लेने की और ऑफर्स देने की। क्योंकि एक सीधा सा नियम है, जो मांगा नहीं जाता वो मिलता भी नहीं। अब यहां ना 2 तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ हैं ज्यादातर लोग जो बस सही डील या सही कीमत का इंतजार करते रहते हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हैं कामयाब इन्वेस्टर्स। वो इंतजार नहीं करते हैं, वो कई सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ढेरों ऑफर्स देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नंबर्स का खेल है, कोई ना कोई तो हाँ बोल ही देगा। और ये एक गोल्डन रूल है इन्वेस्टिंग का, मुनाफा खरीदते समय होता है, बेचते समय नहीं। इसका मतलब यह है कि असली पैसा तब बनता है जब कोई चीज सही दाम पर खरीदी जाती है, ना कि तब जब उसे बेचने के लिए कीमत बढ़ने का इंतजार किया जाता है। सौदा जितना अच्छा होगा, मुनाफा उतना ही पक्का। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑफर देना बड़ा डरावना काम है, लेकिन इसे मजेदार और कम रिस्क वाला भी बनाया जा सकता है। जैसे ऑफर में एक छोटी सी शर्त डाल दी, ये सौदा मेरी बिजनेस पार्टनर की मंजूरी पर निर्भर है। और पता है उनका बिजनेस पार्टनर कौन था? उनकी बिल्ली। इससे पता चलता है कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। तो अब ऑफर देना तो सीख लिया, पर सवाल यह है कि अच्छे मौके ढूंढने कहां? ये सब एक खास माइंडसेट का खेल है, एक ऐसी नजर जो वहां भी वैल्यू देख ले जहां दूसरों को कुछ नहीं दिखता। इसे समझने के लिए ना सुपरमार्केट का ये उदाहरण बेस्ट है। सोचिए, जब टॉयलेट पेपर पर सेल लगती है तो लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब शेयर मार्केट में सेल लगती है, यानी मार्केट क्रैश होता है, तो वही लोग डर के भाग जाते हैं। जबकि एक इन्वेस्टर ठीक इसका उल्टा करता है, वो चीजें तब खरीदता है जब कीमतें गिरी भी हों। तो फिर ये छिपे हुए मौके मिलेंगे कैसे? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अपने आसपास के एरिया में रोजाना घूमिए ताकि आपको पता चले कि क्या बदल रहा है। उन जगहों पर नजर डालिए जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं, जैसे बैंक फोरक्लोजर्स। वहां के पोस्टमैन या डिलीवरी वालों से बात कीजिए, उन्हें असली खबर होती है। और हाँ, थोड़ा बड़ा सोचिए, सिर्फ एक स्लाइस क्यों, पूरा पाए खरीदिए और फिर उसके स्लाइस बेचिए। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, एक कहानी कि कैसे सिर्फ $7,000 से एक पूरा कॉलेज फंड बना दिया गया। तो इस पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटी रकम से, सिर्फ $7,000। ये दिखाता है कि शुरुआत के लिए बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी चाहिए। तो चलिए इस सफर को टाइम के साथ देखते हैं। 1991 में सिर्फ $7,000 की डाउन पेमेंट से एक घर खरीदा गया। बस 3 साल बाद 1994 में उस घर को बेचा गया और जो करीब $80,000 का प्रॉफिट हुआ उसे दोबारा इन्वेस्ट कर दिया गया। फिर सिर्फ 2 साल बाद 1996 में एक और एसेट बेचा गया जिससे मिले लगभग $3,30,000।
और आज इन स्मार्ट मूव्स की वजह से कॉलेज के लिए $4 लाख का टारगेट पूरा हो चुका है। और ये है फाइनल रिजल्ट, $4 लाख। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे $7,000 की एक छोटी सी शुरुआत सही स्ट्रैटेजी के साथ मिलकर इतनी बड़ी रकम में बदल सकती है। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज के दिल में जो एक बात है और जो सबसे जरूरी है वो है चुनाव की शक्ति। किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर बदलने की असली ताकत उनके अपने दिमाग और उनके समय में ही छिपी है। इस सब का निचोड़ एक सिंपल आइडिया है, पैसा असल में सिर्फ एक